हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की इस वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को किसी नाउन क्लॉज की सहायता से हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से किस प्रकार से हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी सिंपल सेंटेंस को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां होनी चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ज़रा यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से। वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअली आने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये आना चाहिए कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। दूसरी बात आनी चाहिए ये कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तीसरी बात क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। इन सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बाद आगे हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक कंजंक्शंस हैं जो वास्तव में एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो ये कंजंक्शंस लिखे हुए हैं: हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कुल मिलाकर याद रखिए कि दैट और दूसरे वो कंजंक्शंस जो WH टाइप फैमिली से रिलेटेड हों, तो वो सारे के सारे कंजंक्शंस हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने में यूज होते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ताकि हम जब एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण करें तो हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसी बातें ना रह जाएं जो समझ में ना आए। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो भाई, पिछले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बतला चुका हूं कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और उससे पहले मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी बतलाया है कि ये क्या होता है। कंप्लीट जानकारियां हैं। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली जान जाएं कि ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। फिर भी अभी आगे चलकर वीडियो में हम जान ही लेंगे कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर जानने के लिए कि ये एडजेक्टिव क्या होता है। तो जल्दी से ज़रा देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव की मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़कर और समझिए कॉन्सेप्चुअली कि एडजेक्टिव क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब है कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना। जी हाँ, तो एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसी शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ध्यान से ज़रा देख लीजिए। यहाँ इस एक फ्रेज को देखिए। इस फ्रेज में एक नाउन है बर्ड, ओके, लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल बर्ड। ये बर्ड क्या है? ये एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? बर्ड, चिड़िया। अब देखते हैं चिड़िया, सुंदर। तो ये जो सुंदर नामक शब्द है, ब्यूटीफुल नामक जो ये वर्ड है, एक्चुअली ये इस नाउन के बारे में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, तो इसी शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, अगला सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चेयर है ये क्या है? नाउन है, और इस नाउन के बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। वो क्या है? टूटी हुई। जी हाँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ज़रा गौर करिएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो यहाँ पर इस चेयर से ठीक पहले है, और उस चेयर के बारे में हमको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वर्ड भी वास्तव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हुए भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको एडजेक्टिव ही बोला जाएगा। ओके, अब देखते हैं तीसरे फ्रेज को। और तीसरे फ्रेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड है ट्रेन। ट्रेन जो कि नाउन है। ओके, अब इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? द रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन, चलती हुई, भागती हुई ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में एक और जानकारी है कि वो रन कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। यहाँ पर ये जो रनिंग नामक ये जो वर्ड है, एक्चुअली इस ट्रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसे भी हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे। दिस पेन, अब यहाँ पर ये पेन क्या है? नाउन है। अब इस नाउन के बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है,
कौन सा पेन? ये वाला पेन, ये वाला पेन। ओके, तो क्लियर? ये जरा देखिए, ये क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और इन्हें भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सिंपल सेंटेंसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी आप समझ लीजिए इसको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से दीज गर्ल्स, ये भी दीज और गर्ल्स नाउन है, ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। माई कार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं सारे सेंटेंसेस आपको दूंगा, तब वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसको जानना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये माई क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये इस कार को क्वालिफाई कर रहा है। जी हाँ, इस कार के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो कार किसकी है, मेरी है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। अगली बात क्या है? अगली बात है एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखने का प्रयास किया है, जरा ध्यान से देखिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पर ये क्या था, ये एक वर्ड था। एडजेक्टिव क्या था? एक वर्ड था। अब ये एक वर्ड नहीं है, एक्चुअली ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एक शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई, वही बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ओके, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स के मदद से आप ये जानने का प्रयास करो कि ये जो फ्रेज है, शब्दों का कुछ समूह, वो एडजेक्टिव का जब काम करेगा तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज कहेंगे और अगर एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। यहाँ पर देखिए वो कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। अब यहाँ पर देखिए द बर्ड ऑन द ट्री। अब यहाँ पर देखिए ये जो बर्ड है ये नाउन है। ओके, अब इस बर्ड के बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास? जी हाँ, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये कई शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक जानकारी दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? चिड़ियों के बारे में है। तो ऑन द ट्री, ये चिड़ियाँ कहाँ पर हैं? पेड़ पर। तो पेड़ पर हैं, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इन चिड़ियों के बारे में। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको किसी एक शब्द की मदद से नहीं मिल रही, बल्कि तीन शब्दों के समूह का जो मिला जुला जो मीनिंग है, उस मीनिंग से हमको मिल रहा है। इसलिए ये फ्रेज है, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, अगले एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे द ट्री। ट्री ये नाउन है। अब आगे देखते हैं लैडन विद फ्रूट्स। अब आप देखिए कि ये भी तीन शब्दों का एक समूह है जो इसी ट्री के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडिशनल क्या है? लैडन विद फ्रूट्स, फलों से लदे हुए। तो कौन लदा हुआ है फलों से? ये पेड़। ध्यान से देखिएगा, तो इसी पेड़ के बारे में ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये फ्रेज, इसीलिए इसे कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। इसी प्रकार से यहाँ पर गर्ल है, गर्ल के साथ में ये जो एक फ्रेज रखा हुआ है, ये वास्तव में क्या है? ये भी एडजेक्टिव फ्रेज ही है। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और कुछ वर्ड्स मिल करके इस गर्ल के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या ऐसे ही एडजेक्टिव्स सिंपल सेंटेंस में रखे होंगे, आपको वहाँ पर पहचानने में मदद मिलेगी। और उन्हीं एडजेक्टिव्स को या उन्हीं एडजेक्टिव फ्रेजेस को हमें एक एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना होगा। ओके, और बस बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। अभी एक चीज़ आपको और जाननी है और वो है एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको इरेज कर दूं, आपको मैं बतला देता हूं इनकी पोजीशन क्या है। देखिए, अगर अकेला एडजेक्टिव होता है तो उस नाउन के ठीक पहले आता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। ध्यान रखिएगा, अकेला वर्ड एडजेक्टिव होगा तो नाउन के ठीक पहले आएगा। बट अगर वह फ्रेज के रूप में होगा या वो क्लॉज के रूप में होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वो किसी क्लॉज के रूप में होगा, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज, तो वो उस नाउन के बाद में प्रयुक्त होती है। बस उसकी पोजीशन आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? अब चलिए जान लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। अब आइए जल्दी से समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन विद अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब व्हिच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन प्लेस्ड बिफोर इट
इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसी डेफिनेशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं तो आपको जल्दी से और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए जरा क्या है, यहां पर लिखा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस होगा, उसमें कुछ शब्दों का समूह होगा। ओके, एक क्लॉज होगी, एक्चुअली हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, तो एक क्लॉज होगी जिसमें कुछ शब्दों का समूह होगा। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विथ ए रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात ये जो शब्दों का समूह होगा ना, वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा होगा। अब यहाँ पर कोई भी एक WH टाइप कंजंक्शन रखा हो या कोई भी एक दैट जैसा कोई यहाँ पर एक प्रोनाउन रखा हो, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान दीजिएगा, इसी को रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। तो इससे शुरू होने वाला कोई भी एक शब्दों का समूह। अब आगे और जरा देख लेते हैं। विद सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी एक कर्ता होता है और एक क्या होती है, फाइनाइट वर्ब, यानी यहाँ पर जो टेंस बतलाने वाली क्रिया होती है। कम से कम ये 3 चीजें तो होती ही होती हैं किसी एडजेक्टिव क्लॉज में। आगे और क्या लिखा हुआ है इसको भी बड़े ध्यान से जरा देखिए। विच क्वालिफाइज द नाउन, ये जो शब्दों का समूह है जहां जो कि किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव कंजंक्शन से शुरू होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो क्या करेगा, वो क्वालिफाई करेगा, अर्थात तो अतिरिक्त जानकारी देगा। किसके बारे में, किसी नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कि प्लेस्ड होगा, अर्थात रखा होगा। कहाँ पर रखा होगा, बिफोर इट, अर्थात इससे ठीक पहले एक नाउन या एक प्रोनाउन रखा होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि एक नाउन प्रोनाउन और उसके ठीक बाद में एक ऐसी क्लॉज जो इन रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव कंजंक्शंस से शुरू होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इन एग्जांपल्स को आप देखकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जरा देखिए यहां पर, ये वो नाउन है द बॉय, ये वो नाउन या प्रोनाउन है, क्लियर। द बॉय हुज, जिसका, अब यहां पर देखिए कि ये एक रिलेटिव कंजंक्शन है, हुज लिखा हुआ है, जरा देखिए ये हुज लिखा है, हुज। और शर्ट, जिस, और फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट है शर्ट और एक टेंस बतलाने वाली क्रिया है, क्लियर। ये 4 चीजें होनी चाहिए, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन हो जो सबसे पहले होगा, इसके बाद ये जो क्लॉज शुरू होगी वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से, फिर एक सब्जेक्ट रखा होगा और एक फाइनाइट वर्ब रखी होगी, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। और आपको सिंपल सेंटेंस से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो वहां पर आपको ऐसी ही एक क्लॉज बनानी पड़ेगी। ओके, अगला सेंटेंस भी जरा देखते हैं, सेंटेंस नहीं बल्कि क्लॉज देखते हैं। क्या है ये, द विलेज, द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न, यानी वह गांव जहां वह पैदा हुआ था, ये है। आप जरा गौर करें, ये नाउन है, विलेज के बाद में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखा हुआ है और इस कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट रखा है और एक फाइनाइट वर्ब रखी हुई है, क्लियर। ये एक क्लॉज बन गई और इसी क्लॉज को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, क्लियर। यहां पर देखिए ये टाइम एक नाउन है और नाउन को शो करने वाला एक यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फिर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज बनी और इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही आपको क्लॉजेस बनानी है। तो इससे पहले कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप इन कंजंक्शंस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियां अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जरा देखिए यहां पर क्या है, ये 3 कंजंक्शंस हैं, हु, विच एंड दैट। अच्छे से सुनिए, ये हु का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए करते हैं या किसी बड़े जानवर के लिए करते हैं और विशेष रूप से उन जानवरों के लिए करते हैं जिनके अपने पर्सनल नेम होते हैं, अर्थात वो प्रॉपर नाउंस के रूप में जो जानवर होते हैं। जैसे हम किसी डॉग का अगर हम कोई प्रॉपर नाम रख देते हैं या किसी एलिफेंट का हम कोई नाम, उसका पर्सनल अपना नेम रख देते हैं, उनके लिए तो हम हु का प्रयोग करते हैं। अन्यथा फिर जो छोटे जानवर या वस्तु होते हैं उनके लिए हम थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये जो दैट है वो हम किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, वो पर्सन्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और थिंग्स अर्थात वस्तुओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो शेष बचे हुए कंजंक्शंस हैं उनमें से पहला है वाई। तो वाई का मतलब कारण, इससे पहले कारण मीन्स रीजन रखा होना चाहिए, तब हम वाई का प्रयोग करेंगे। प्लेस, अगर प्लेस रखा हो नाउन के रूप में तो यहाँ पर वेयर, उसके बाद क्या आएगा, वेयर नामक
ये जो कंजंक्शन आएगा। टाइम, टाइम शो करने वाला कोई वर्ड रखा होगा तो उसके बाद व्हेन का प्रयोग करेंगे। हाउ, मैनर, तरीका अगर प्रकट करने वाला कोई शब्द रखा होगा तो उसके बाद हम हाउ का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक सही रिलेटिव क्लॉज बना पाएंगे या एक सही एडजेक्टिव क्लॉज बना पाएंगे। अच्छा, एक बात और अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए कि ये जो कंजंक्शंस हैं हु, विच एंड दैट, ये तीनों ही कंजंक्शंस ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अर्थात इनके बाद ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट के रूप में कोई कर्ता या कोई ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन सकता है इनके बाद सब्जेक्ट रखा हो, नहीं, इन तीनों कंजंक्शंस के बाद वर्ब, सीधे वर्ब भी आ सकती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट होगा ही होगा, नहीं, ये सभी के सभी कंजंक्शंस ऐसे हैं जो स्वयं सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और कंजंक्शन का भी काम करते हैं, इसलिए इनके तुरंत बाद वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब आ भी सकती है। अच्छा, इतनी जानकारी अब आपके पास हो गई। अब चलिए हम सीधे देखते हैं पहला सेंटेंस। ये है एक सिंपल सेंटेंस और आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। चलिए मैं जल्दी से बतलाता हूं। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक टेंस बतलाने वाली फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर? अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट बराबर एक सिंपल सेंटेंस जिसका अपना संपूर्ण कोई भाव या अर्थ या मतलब निकलता हो। क्लियर? इन सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, बस, इसके अलावा कोई दूसरी फाइनाइट वर्ब या कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे ही ये सब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आपको मालूम है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बतलाया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो क्लॉजेज होती हैं, अर्थात दो सब्जेक्ट्स होंगे और दो फाइनाइट वर्ब्स होंगी और वो दोनों ही सेंटेंसेस एक तरीके से इन कंजंक्शन से जुड़े होंगे। मैं अभी करके आपको बतलाता हूँ। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। द पुअर पीपल शुड नॉट बी हेटेड। गरीब लोगों से घृणा नहीं की जानी चाहिए, ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। अब आपको इस सेंटेंस में देखना यह है, मैंने सारे ऐसे ही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको एडजेक्टिव मिलेगा या एडजेक्टिव फ्रेज मिलेगा, ठीक है ना। उसी एडजेक्टिव या उसी एडजेक्टिव फ्रेज को आपको एक एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है, बस इतनी सी बात है। ज़रा देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो पुअर नाम का जो वर्ड है ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये पुअर एक एडजेक्टिव है। अब बस इसी एडजेक्टिव की सहायता से आपको एक क्लॉज की रचना करनी है, अर्थात एक कंजंक्शन लेना है यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, अभी कैसे लेंगे आपको सब बड़ा आसान हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि एकमात्र शब्द से हम किसी क्लॉज को कैसे बना सकते हैं, बड़ी इजीली बना सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस बचा, द पीपल शुड नॉट बी हेटेड। तो कौन से लोगों से नफरत नहीं की जानी चाहिए, एक आइडिया है हमारे पास, तो वे लोग जो गरीब हैं, बस सीधी सी बात है, वे लोग जो गरीब हैं उनसे घृणा नहीं की जानी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो सिंपली आपको ये क्या करना है कि इसी पीपल के बाद में आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। कैसे? ज़रा देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे लिखिए द पीपल माने वो लोग। अब कौन से लोग? जो गरीब होते हैं, तो जो के लिए आप हु लगाएंगे। आपको मैंने बतलाया हु, पीपल माने लोग, तो जो व्यक्तियों के लिए है आप हु का प्रयोग करेंगे। तो जो लोग गरीब होते हैं, अब ये एक स्वाभाविक सी बात है, गरीब होते हैं उनसे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, ये सेंटेंस बन करके निकल के आता है, तो हु। अब इसके बाद एक वर्ब होनी चाहिए। अब ये हु वास्तव में सब्जेक्ट का ही काम करेगा। आपको मैंने पहले भी बतलाया कि ये जो हु, विच एंड दैट है ये सब्जेक्ट भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। अब इसके बाद हमको केवल एक वर्ब चाहिए। क्लियर? अब आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई पास्ट टेंस की क्रिया होती, ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर आप वाज वर रखते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मॉडल का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो चलिए जरा देखते हैं द पीपल माने ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, तो यहाँ पर पुअर रखेंगे। अब अच्छे से आप ध्यान रखिए
कि जब ये कंजंक्शन और यहाँ पर बाद में एडजेक्टिव रखा हो तो यहाँ पर बी फॉर्म आती है, बी फॉर्म। अब बी फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। क्लियर? तो यहाँ पर जो स्वाभाविक जो टेंस आ रहा है वो क्या है? आर। एक चीज़ और कि हु के बाद आर का प्रयोग किया है, तो हु से डिसाइड नहीं होता एक्चुअली कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी। आपको अच्छे से देखना होगा कि हु के पहले वाला जो नाउन है वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि पीपल एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्रिया आएगी। सेंटेंस बन गया द पीपल हु आर पुअर। अब आप जरा देखिए कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। अब वो सारी कंडीशंस पूरी कर रही है। देखिए जरा, इससे पहले वो नाउन है जिसको वो क्वालिफाई कर रही है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि है, एक सब्जेक्ट है, जी हाँ यही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और एक टेंस बतलाने वाली वर्ब है। अब ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। क्लियर? अब आगे बढ़ा दीजिए सेंटेंस, शुड नॉट बी हेटेड। क्लियर? ये सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और ये आपकी एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, क्योंकि ये अपने से ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही है, उस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रही है। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस जरा देखिए, यहाँ पर यही सेंटेंस कुछ इस प्रकार से लिखा हो तो आप क्या करेंगे? अच्छे से देखिएगा जरा। वी शुड नॉट हेट द पुअर, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये पैसिव वॉइस में था और ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। पुअर बाद में आ गया और पुअर के बाद हमने पीपल हटा दिया है। कभी कभी ऐसा केवल इतना ही लिखा आएगा, यानी ये एडजेक्टिव है बट नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इसी को आकर के हमें एक एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना होगा। तो कैसे? आगे सेंटेंस लिखेंगे, वी शुड नॉट हेट, हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। किन से? अब यहाँ पर इससे अकेले आपको एक क्लॉज बनानी है। ध्यान रखें कि जो भी क्लॉज बनेगी तो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए यहाँ पर हु आर पुअर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं हु आर पुअर, तो यहाँ पर एक नाउन की जगह खाली रह गई। क्लियर? तो यहाँ पर एक नाउन तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? वी शुड नॉट हेट दोज, हमें उन लोगों से, ये एक आपको प्रोनाउन रखना होगा। दोज क्या प्रोनाउन है? ओके, और प्रोनाउन के बाद में अब आप यहाँ पर एक क्लॉज ऐसे रख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए जरा, अ वाइज मैन लुक्स टू फ्यूचर, एक बुद्धिमान आदमी भविष्य देखता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को अच्छे से देखकर और ये पता करिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नाउन है जिसके पहले कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक ये नाउन है मैन। क्लियर? और मैन के पहले यहाँ पर ये जो वाइज नाम का वर्ड है ये एक्चुअली एडजेक्टिव है। क्लियर? बस इसी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है। बड़ा ही सिंपल है, ऊपर जैसा ही सेंटेंस है। सो अ मैन, आपको ऐसे लिखना चाहिए, अ मैन हु इज, हु मैन है तो मैन के लिए हु लगाए, और इज वाइज ये लीजिए, ये एक आपकी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बन गई। और इसी आदमी के ठीक बाद ये ध्यान में रखिए कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सब्जेक्टिव पार्ट में अर्थात क्रिया से पहले वाले हिस्से में भी आ सकती है और क्रिया के बाद वाले हिस्से में भी आ सकती है। अर्थात वो नाउन जहाँ पर रखा होगा, क्रिया से पहले सब्जेक्टिव पार्ट में रखा होगा तो सब्जेक्टिव पार्ट के पहले ही वो क्लॉज होगी, और अगर ये मैन वहाँ कहीं बाद में होगा यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट में होगा तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये क्लॉज रखेगी। ठीक है ना? तो अच्छे से आप इस चीज़ को नोटिस करते चलिएगा। देखिए क्या बना, अ मैन हु इज़ वाइज लुक्स टू फ्यूचर। कितना सिंपल है, ज़रा देखें आप। यहाँ पर आपने सिर्फ क्या किया है कि इस वाइज नामक एडजेक्टिव को आपने यहाँ एक एडजेक्टिव क्लॉज में अकेले चेंज कर दिया है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब आ गई है और एक सब्जेक्ट आ गया है। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बतलाया कि हु के अंदर ही सब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? देखिए जरा यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा है, डू यू नो द टाइम, क्या तुम वह समय जानते हो? कौन सा समय? ऑफ हिज अराइवल, उसके आने का समय। यहाँ पर देखिए ये एक टाइम है और टाइम भी नाउन होता है और उसके लिए इस
टाइम के बाद आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी पड़ेगी। चलिए करके देख लेते हैं जरा। डू यू नो, ये सेंटेंस ये इतना सिंपल सेंटेंस ही है, तो डू यू नो ये मेन क्लॉज आपकी बनेगी और द टाइम भी रखेंगे। डू यू नो द टाइम। अब इसी टाइम को क्वालिफाई करने वाली आपको एक क्लॉज बनानी पड़ेगी। तो क्लॉज क्या है? टाइम के लिए हम क्या बनाते हैं? व्हेन। अगर टाइम शो करने वाला कोई शब्द है तो उसके लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। कैसे बनेगा? व्हेन। अब हिज अराइवल। अब यहाँ पर देखिए, आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बतलाया था कि अगर यहाँ पर जो भी पजेसिव एडजेक्टिव रखा होगा उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हिज है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक है ना? तो क्या तुम उसके आगमन का समय जानते हो? ये सेंटेंस है तो आगमन अभी होना है, यानी फ्यूचर टेंस में है, तो आप यहाँ पर विल कर देंगे, व्हेन ही विल। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर डिड होता, डिड यू नो मीन्स अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो जाएगी तो फिर आपको हमेशा ही यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म ही रखनी है। ये आपको नियम मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था और यहाँ पर भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तो ही वुड अराइव, और ये जो अराइवल है नाउन है, इसको क्या करोगे आप? वर्ब में चेंज कर देंगे आप। ठीक। सो डिड यू नो द टाइम व्हेन ही वुड अराइव, वुड लगा दिया। अगर यहाँ पर डू रखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर विल का प्रयोग या किसी भी टेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जरा आप यहाँ पर देखिए, यह लिखा हुआ है आई लव द बॉय। मैं उस लड़के को बहुत पसंद करता हूँ। किस लड़के को? इन ब्लू शर्ट, यानी उस नीली शर्ट वाले लड़के को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है भाई, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज को ही एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, आई लव, मैं बहुत पसंद करता हूँ। किसको? द बॉय, उस लड़के को बहुत पसंद करता हूँ। द बॉय, किस लड़के को? अब यहाँ पर आप हु लगाइए, हु, जो, ठीक है ना, जो पहने हुए है नीली शर्ट, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, हु इज़ वियरिंग। आप अपनी तरफ से इस तरह के शब्द लगा सकते हैं। हु इज़ वियरिंग ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट आप ऐसे कर सकते हैं। या कैसे कर सकते हैं? आई लव द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। आई लव द बॉय हुज शर्ट, हुज लगा दीजिए, हुज शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट ब्लू है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आई लव द बॉय हुज शर्ट इज ब्लू, आपने यहाँ पर हुज कंजंक्शन लगाया, शर्ट को सब्जेक्ट बना दिया और इज फाइनाइट वर्ब रख दी। क्लियर? इस तरीके से आप इन किसी भी सेंटेंस को आप बड़ी आसानी के साथ एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगली स्लाइड में आपको बतलाने जा रहा हूँ कुछ 4 बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल्स, उनको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत काम आएंगे। अब इस स्लाइड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें बतलाने जा रहा हूँ, और अगर इन बातों से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो आपको किस प्रकार से उन्हें एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। अब ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, अच्छे से ज़रा सुनिए। ये हैं 4 शब्द, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो जब कभी भी इन शब्दों के बाद नाउन रखा होता है तो इन्हीं शब्दों को हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द लिखे हों, चाहे सब्जेक्टिव पार्ट में लिखे हों और या ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखे हों, इससे कोई मतलब नहीं, कहीं पर भी लिखे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई डोंट नो दिस मैन, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस के बाद ही ऑब्जेक्टिव पार्ट में दिस मैन लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए जरा, दैट बॉय, ये जो सेंटेंस लिखा है दैट बॉय, यहाँ पर ये जो वर्ब लिखी हुई है हैज स्टोलन माई, दैट बॉय हैज स्टोलन माई, तो ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव पार्ट में रखा हुआ है। क्लियर? कहीं पर भी रखा हो सकता है। यहाँ पर दीज बॉयज भी हो सकता है, यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 शब्द हो सकते हैं। अब अगर ये कहीं पर रखे हों तो फिर हम एडजेक्टिव क्लॉज में उसे कैसे चेंज करेंगे, बड़े अच्छे से सुन लीजिए और एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। जहाँ कहीं भी देखें आप इस तरीके से कर देंगे, आपकी एडजेक्टिव क्लॉज एकदम सही हो जाएगी। जरा देखिए यहाँ पर क्या है,
दिस मैन, अगर आप कहीं पर भी देखें, चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखें या सब्जेक्टिव पार्ट में देखें, आपको इसी को मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज इसी को बनाना है। और कैसे बनाना है ज़रा ये देखो, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये दिस को दिस में ही रख देना है। दिस इज द मैन, आपको द हमेशा यहां पर लगाना पड़ेगा नाउन से पहले। दिस इज द मैन, क्लियर। अब ये आपकी बनेगी प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छे से सुनिए, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एक नाउन है, उसी दोनों ही शब्दों से एक आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है और ऐसे ही बनानी है आपको, और किसी भी प्रकार से नहीं। दिस इज द मैन ऐसे ही कहना है। दीज वर द बॉयज, क्लियर। दीज वर द चेयर्स, ऐसे ही आपको बनाना है, जैसा कुछ भी हो। ओके, अब आपको ये जो हमारा मेन सेंटेंस है, इस मेन सेंटेंस को वहाँ पर आपको क्या करना है, आई डोंट नो है, आई डोंट नो, इसको आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। लेकिन अब यहाँ पर एक कंजंक्शन आना चाहिए। अब वो कंजंक्शन कौन आएगा ज़रा देखो, अगर ये आदमी है यानी पर्सन है तो उसके लिए आप हु या हुम का प्रयोग करेंगे या हुज का प्रयोग करेंगे। क्लियर, कैसे करेंगे? अगर ये मैन क्या है, सब्जेक्टिव केस में है तो हु लगाइए, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हुम लगाइए, ठीक है ना। अगर पजेसिव केस में है तो हुज लगाइए। क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पर ये नो के बाद रखा है मैन, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हु का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा और वो क्या है, हुम, और सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द मैन होम आई डोंट नो। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, दैट बॉय, यहाँ पर भी वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रखा हुआ है और यहाँ पर एक नाउन रखा हुआ है। ठीक है, ये चाहे वहाँ पर रखा हो चाहे वहाँ का मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो, जैसे कि ये रखा था तब भी उसे पहले लाना है, और अगर ये पहले रखा है तो पहले ही रखना है। और कैसे बनाना है, जैसे इसको बनाया ऐसे इसको भी बनाना है। दैट इज द बॉय, क्या लिखना है, दैट इज द बॉय। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बॉय सब्जेक्टिव केस में है, इस क्रिया का सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हमें सब्जेक्टिव केस का ही एक यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ले आना है। तो बॉय लड़का है, लड़के अर्थात किसी भी पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, हु। अगर यहाँ पर कोई वस्तु होती तो हम व्हिच का प्रयोग कर देते या दैट का भी प्रयोग कर सकते थे, यहाँ पर हम हु का प्रयोग कर देते हैं, दैट इज द बॉय हु। अब इसके बाद इस वाली क्लॉज को आगे बढ़ा दीजिए, हु हैज़ स्टोलन माई पेन। क्लियर, स्टोलन माई पेन, बस इतनी सी बात है। देखिए ये बन गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और ये आपकी बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। क्लियर, अगर इस तरीके के सेंटेंसेज आ जाए तो बड़े आसान होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े से अभ्यास कर लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे इन्हें। अच्छा, दूसरी खास बात यहाँ पर मैं आपको क्या बतलाने वाला हूँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव्स दिए होंगे या पजेसिव नाउन्स दिए होंगे। देखिए जरा, पजेसिव केस का ये नाउन है, फ्रेंड नाउन है और उसमें ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है तो ये पजेसिव बन जाता है। क्लियर, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं, या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव रखा हो, ये जितने भी माई है, योर है, आवर है, इस तरीके के जो हिज है, ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्लियर, अब अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो भी बहुत ही सिंपल है, बस करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, योर पेन इज ऑन द टेबल, तुम्हारा पेन टेबल पर है। क्लियर, अब यहाँ पर जरा देखें कि ये एक पजेसिव एडजेक्टिव रखा हुआ है, इस प्रकार का पजेसिव एडजेक्टिव रखा है। क्लियर, पेन है और पेन के पहले ये और ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक और भी नाउन फ्रेज ही है यहाँ पर, देखिए जरा। अब ये फ्रेज वास्तव में इसी पेन की लोकेशन को बतला रहा है और आप इसे भी एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूँ कि इस एडजेक्टिव यानी ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपको सिंपली इतना करना है, द पेन दैट बिलोंग्स, या विच, दैट के स्थान पर आप विच भी कर सकते हैं, विच बिलोंग्स टू यू, ऐसे बना सकते हैं। क्या बनाया है, यानी वो पेन जो तुम्हारा है, विच बिलोंग्स टू
यू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज़ योर्स, जो तुम्हारा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं द पेन दैट इज़ योर्स, या द पेन विच इज़ योर्स, वह पेन जो तुम्हारा है, योर पेन। ऐसा योर को ही अकेले आपको एक क्लॉज में बदलना है, तो आप इस तरीके से दैट बिलोंग्स टू यू, या दैट इज़ योर्स, या विच बिलोंग्स टू यू, या विच इज़ योर्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक बन गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने आपको पहले बताया कि दैट अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, इसलिए इस सेंटेंस में ये जो क्लॉज है, इस जो बिलोंग्स नामक जो वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट ही है दैट, और कंजंक्शन भी है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ा दें सेंटेंस, इज ऑन द टेबल, इज ऑन द, या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? द पेन, तो आप ये देखेंगे द पेन और विच इज ऑन द टेबल, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, और द पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है। क्लियर? ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, आई बॉट माई फ्रेंड्स कार। तो आपको अब ये देखना है, यहाँ पर भी एक पजेसिव नाउन रखा हुआ है, और आप इसी तरीके से इसको भी एक एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आई बॉट, सो आई बॉट द कार विच बिलोंग्स टू, और माई फ्रेंड आ गया, विच बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। आपने इस प्रकार से देखा कि आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से आप किस प्रकार से किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अपने बुक से, या फिर अभी एंड स्क्रीन में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, उसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा।